नमस्कार। अत्ति की पाठशाला पर आप सभी का स्वागत है। अत्ति की पाठशाला पर आज मैं क्लास 10th के एसएसटी यानी हिस्ट्री के एसएसटी पार्ट में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे इटली के एकीकरण के बारे में, यानी कब इटली और जर्मनी का उदय हुआ, इसके बारे में चर्चाएं करेंगे। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। तो जर्मनी और इटली का निर्माण कब हुआ? व्हेन जर्मनी एंड इटली टू बी फॉर्म्ड। देखिए, हिंदी वर्जन है। हिंदी वर्जन इसलिए मैंने यह वीडियो बनाया है कि ताकि हिंदी में आपको समझ में आए। इसका इंग्लिश वर्जन आपको जल्द ही चैनल पर देखने को मिलेगा। तो हिंदी वर्जन इसलिए है कि जो हिंदी के स्टूडेंट हैं वो हिंदी में समझें और जो इंग्लिश के स्टूडेंट हैं वो इंग्लिश में समझें। तो 1848 में जो यूरोप में राष्ट्रवाद या जनतंत्र की क्रांति में अलगाव होने लगा, तात्पर्य है कि अलग क्रांति में अलगाव होने लगा, मतलब यूरोप जो था वो बंटने लगा। यूरोप में जो राजनीतिक प्रभुत्ता थी वो धीरे धीरे रूढ़वादी भावनाओं को फेंक कर राष्ट्रवादी भावनाओं को अंगीकृत कर रही थी, अपने अंदर समावेशित कर रही थी। इस प्रक्रिया में जो जर्मनी और इटली था, जो पहले एक राष्ट्र थे, उनमें राष्ट्रीय भावना का जो जन्म हुआ, यानी जर्मन में जो मध्यम वर्गीय लोग थे, मिडिल क्लास के लोग थे, उनमें जो नेशनलिज्म की फीलिंग डेवलप हुई, उसके कारण 1848 में जर्मन जो महासंघ था वो संसद के द्वारा दो राजशाही परिवारों में या दो कह सकते हैं आप देशों में विभाजित हो गया। यह कारण था जंकर्स, यानी जो भूस्वामी थे उनके कारण था। जो भूस्वामी थे, जो वहां के भूस्वामिनी थे, वो ज्यादातर जमीनों पर अपना अधिकार रखते थे, जिसके कारण वहां के मंत्री ऑटोमान या बिस्मार्क, जिसको कहते हैं बिस्मार्क, जिसे जर्मनी के एकीकरण का संरक्षक कहते थे, वह नौकरशाही की मदद से 7 वर्षों तक ऑस्ट्रिया, डेनमार्क, फ्रांस तीनों में युद्ध चलता रहा, जिसमें फ्रांस और प्रशा की जीत हुई और एकीकरण की प्रक्रिया पूरी हुई। जनवरी 1871 में जो वर्साय की संधि हुई, उसमें प्रशा के राजा विलियम्स को जर्मनी का पहला चांसलर घोषित किया गया। 18 जनवरी 1871 में जो सुबह बेहद ठंड सुबह थी, उसमें जो जर्मन के राज्यों के राजकुमार थे, उनके सेना के प्रतिनिधि थे, ऑटोमान थे, बिस्मार्क थे, सभी जो थे वो प्रशा में एक महत्वपूर्ण मंत्रियों की बैठक का आयोजन कर रहे थे, जो कि शीश महल यानी हॉल ऑफ मिरर्स में हुई। इस सभा का जो नेतृत्व था काइजर विलियम्स प्रथम ने किया, जो जर्मन के नए साम्राज्य की घोषणा उसमें की गई। जर्मन में जो राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया थी वो प्रशा राज्य की शक्ति और प्रभुत्व को दर्शाती थी। नए राज्य ने जर्मनी और के मुद्रा, बैंकिंग और कानूनी व्यवस्था को पूरी तरह नया यानी आधुनिक बना दिया और ऐसे कदम उठाए कि जर्मनी को एक मॉडर्न कंट्री के रूप में डेवलप किया जा सके। अब बात करते हैं इटली के। इटली का भी राजनीतिक विखंडन हुआ। वहां पर जो अनेक वंशानुगत यानी अनेक जो वंश थे उसका बिखराव हुआ। उसके बिखराव के कारण जब 19वीं सदी में इटली 7 राज्यों में बटा हुआ था, जिसमें सर्डिसिया, पिडमांट जो एक इतालवी राजघराने का शासन था, उत्तरी भाग में ऑस्ट्रिया के हैंसबर्ग के अधीन था, मध्य भाग में पोप का शासन था और दक्षिणी में स्पेन या बुर्बो राजाओं का के अधीन था। जो इतालवी भाषा थी वो साझा रूप से हासिल नहीं की गई थी और उसका विरोध जो क्षेत्रीय और स्थानीय स्तर दोनों पर मौजूद था। 1830 में जो ज्यूसेप्पे मोत्सनी था, उसने इटली का एकीकरण करना प्रारंभ किया। धीरे धीरे उसने अपने उद्देश्यों को पूरा करने के लिए यंग इटली में गुप्तचर विभाग की स्थापना की, एक गुप्त संगठन बनाया। 1831 से 1848 तक क्रांतिकारी विद्रोहों की असफलता के कारण उसने इतालवी और संडासिया पिंडमांट के शासक को जोड़ने का काम किया और उसकी जिम्मेदारी ली। धीरे धीरे इटली में राजनीतिक आर्थिक विकास की संभावनाएं उभरने लगी। वहां का जो मंत्री था काउर, उसने इटली के आंदोलन में इटली को एकीकृत करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका रखी और जनतंत्र को विश्वास बनाए रखा। इतालवी ने अभिजात वर्ग और तमाम अमीर और शिक्षित वर्ग को बेहद एकीकृत किया, क्योंकि इतालवी जो था वो फ्रांसीसी लैंग्वेज बोलता था। जो फ्रांस में सर्डिसिया और पिडमांट थे वह एक चतुर राजनीतिज्ञ थे और उन्होंने काउर के पीछे अपना राजनीतिक उद्देश्य बना रखा था। सर्डिसिया और पिडमांट 1859 में ऑस्ट्रिया
बलों पर हराने को, ऑस्ट्रिया पर को जीतने में कामयाब हो गए, जिसके कारण नियमित रूप से वहां जो गैरिबाल्डी था उसने बहुत अधिक संख्या में जो उसके स्वयंसेवक थे उन्होंने युद्धों में भाग लिया। 1860 में इटली और दो सिल्सिनी राज्यों में प्रवेश कर स्पेनिश और जो दक्षिणी स्पेनिश थे उन्हें एकीकृत करके इटली को एक उदारवादी राज्य के रूप में घोषित कर दिया गया, और वह इटली का लाटालिया या इटालिया के नाम से इसे इटली, गैरिबाल्डी जो इसका समर्थक था उसकी पत्नी का नाम इटालिया था, और इसी इटालिया के नाम पे इस राज्य को इटली के नाम से घोषित कर दिया गया। ब्रिटेन की अजीब दास्तान, जो ब्रिटेन की अजीब दास्तान थी उसको इतिहास में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है, क्योंकि जो विद्वान थे उसने ब्रिटेन को हमेशा एक आदर्श ग्रेट ब्रिटेन यानी आइडियल ग्रेट ब्रिटेन के रूप में देखा, लेकिन ब्रिटेन में अचानक उथल पुथल होने लगी। उसका सबसे बड़ा कारण एथेंटिक्स थे, जो ब्रितानी समूह था जिसमें अंग्रेज, वेल्स, स्कॉट, आयरिश सभी थे, वो अलग अलग, उनकी सांस्कृतिक राजनैतिक परंपराएं अलग अलग थी, जिसके कारण वहां पर छोटे छोटे द्वीप समूहों में आपस में लंबे समय तक टकराव और संघर्ष हुआ। 1688 में वहां राजतंत्र की ताकत छीन ले गई, संसद के मध्य नए राष्ट्र निर्माण की बात चलने लगी। 1707 में स्कॉटलैंड ने एक एक्ट ऑफ यूनियन 1707 में यूनाइटेड किंगडम या ग्रेट ब्रिटेन का गठन किया गया इसके तहत, और इसमें इंग्लैंड के व्यवहारतन स्कॉटलैंड ने अपना प्रभुत्व जमा लिया, जिसके कारण संस्थान या उसकी योजनाबद्ध तरीके से स्कॉटलैंड के इतिहास में कैथोलिक कुलों का जन्म हुआ, और जबरदस्त तरीके से वहां पे कैथोलिक निवासियों का आज़ादी प्रकट करने के लिए उनका दमन किया गया। स्कॉटिश, हॉलैंड या और भी गैलियन भाषा बोलने वाले का बहुत ही अधिक मात्रा में वतन छोड़ने पर मजबूर किया गया। आयरलैंड का भी कुछ ऐसा हर्ष हुआ कि देश में कैथोलिक, प्रोटेस्ट या धार्मिक गुटों की गहराई बटी हुई थी। अंग्रेजों ने आयरलैंड में प्रोटेस्ट धर्म मानने वाले बहुसंख्यक कैथोलिक देशों के प्रभुत्व बढ़ाने की सहायता की। ब्रितानी समूह के विरुद्ध जो कैथोलिक विद्रोह निर्माता थे उन्हें निर्मम तरीके से कुचल दिया गया। वोल्फटोन या यूनाइटेड आर्मिश जो विद्रोही थे उन्होंने असफल विद्रोह किया 1801 में, और आयरलैंड से बलपूर्वक उन्हें यूनाइटेड किंगडम से बाहर कर दिया गया और एक नए ब्रितानी समूह का संगठन किया गया, जिसमें राजनैतिक, सांस्कृतिक और पारंपरिक जो राष्ट्रगान था, जो प्रतीक चिन्ह थे, जिसमें फ्लैग, नेशनल गार्ड ऑफ सेविंग या नोबल किंग्स को खूब बढ़ावा दिया गया, और पुराने जो राष्ट्र थे उसे पूरी तरह समाप्ति की तरफ कर दिया गया। अब बात करते हैं कि जो अगला प्रक्रम था, यानी अगले प्रक्रम में कि किस तरह जो नए राष्ट्र थे उनका जन्म हुआ, यानी एक राष्ट्र की दृश्य कल्पना जो थी, यानी एक राष्ट्र किस तरीके का होना चाहिए, उसकी जो परिदृश्य कल्पना थी वह कुछ इस तरीके की थी कि किसी शासक को एक चित्र या मूर्ति के रूप में अभिव्यक्त करना आसान होता है, किंतु एक राष्ट्र का चेहरा कैसा हो इसकी अभिव्यक्ति करना बहुत ही कठिन होता है, क्योंकि एक राष्ट्र जो होता है उसके विभिन्न भेष होते हैं, उसमें अलग अलग जीवन की या अलग अलग महत्ता या अलग अलग लोगों का अलग अलग चारित्रिक और सामाजिक दायित्व होता है, कि अलग अलग उनका चारित्रिक और सामाजिक दायित्व होता है, यानी उनकी एक अलग छवि होती है। फ्रांस की क्रांति के दौरान स्वतंत्रता, न्याय, गणतंत्र आदि विचारों का प्रयोग किया गया और नारी को एक प्रतीक चिन्ह के रूप में इस्तेमाल किया गया। उसमें स्वतंत्रता की प्रतीक चिन्ह में लाल टोपी, टूटी हुई जंजीर इंसाफ के तौर पे महिला के प्रतीक के रूप में व्यक्त किया गया, जिसकी आंखों पर पट्टी बंधी थी और वह एक तराजू लिए हुए थी। कह रहा है कि जो नारी स्वरूप थे उनके कलाकारों को 19वीं सदी में काफी प्रोत्साहन मिला। एक ईसाई महिला जिसका नाम मैरियान था उसे राष्ट्र जनतंत्र के रूप में घोषित किया गया, और एक स्वतंत्र और गणतंत्र के रूप में उसे देखा गया, जिसपे लाल टोपी, तिरंगा और कलगी थी। मैरियान की प्रतिमाएं सार्वजनिक चौक पे लगाई गई ताकि जनता को एकता और राष्ट्रीय प्रतीक की याद आती रहे। तथव्य उसकी प्रतिमाएं मैरियान की छवि सिक्कों, डाक टिकटों पर अंकित की गई। इस तरह जर्मन राष्ट्र के रूप में वह जर्मनी के एक रूपक हो गई, यानी उसके एक प्रतीक चिन्ह के रूप में हो गई। और जेरेमिया में जो बलूत वृक्ष था उसके पत्तों का मुकुट पहनती थी, जो उसकी वीरता का प्रतीक था। तो इस तरीके से देखिए, ये उसी महिला, जर्मनिया गार्डन की इसी महिला की बात की चर्चाएं हो रही हैं।
जो यह महिला है, इसी की बात की चर्चाएं हैं कि इसी बात की चर्चाओं के साथ राष्ट्रवाद और साम्यवाद की विषय पर हम चर्चाएं करेंगे कि जो राष्ट्रवाद और साम्यवाद था, आज हम इस वीडियो को पूरा समाप्त कर देंगे कि राष्ट्रवाद जो साम्यवाद था, धीरे धीरे जब राष्ट्रवाद के विचार काफी ज्यादा गहरे होने लगे तो 1871 में राष्ट्रवादी बलों पर विचारों पर बहुत अधिक बल दिया जाने लगा। जो आधुनिक रोमानिया, बुल्गारिया, अल्बेरिया, यूनान, मिसोडोनिया, क्रोनोशिया, ब्रोंसिया, हर्जवेनिया, स्लोवानिया, सर्बिया और मिंटनेशिया आदि में राष्ट्रवादी विचारधाराएं बहुत तेजी से फैलने लगी। यहाँ के निवासियों को में जो राष्ट्रवादी विचार था, उसके साथ साथ जो साम्यवादी विचार था वह मजबूती से डेवलप होने लगा, जिसके कारण यहाँ पर जो यूरोपीय शक्तियां थी उसके चुंगल से लोग ये मुक्त होने लगे और विभिन्न विभिन्न तरीकों से विभिन्न इलाकों में हथियारों का, आंदोलनों का प्रयोग किया जाने लगा और धीरे धीरे यह लोग समस्याओं से लड़ने लगे और इस तरह यूरोप में भी इंग्लैंड, ऑस्ट्रिया, हंगरी की ताकतें धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगी और वो राष्ट्रवादी आंदोलन में तेजी से भाग देने लगे। यूरोप में 1914 तक जो विद्रोही ताकतें थी वह कमजोर पड़ गई और यूरोप में जो राष्ट्रवादी भावनाएं थी वो बहुत तेजी से डेवलप करने लगी और जिसके साथ साथ संघर्ष और एक नए साम्राज्यवादी विकास या साम्राज्यवादी राष्ट्र का निर्माण प्रारंभ हुआ। इसी के साथ ये चैप्टर्स खत्म होते हैं। इसके प्रश्न और क्वेश्चन आपको जल्द ही करा दिए जाएंगे। यह हिंदी वर्जन था, इसलिए हिंदी वर्जन था कि यह एक समरी थी और इसका एक इंग्लिश वर्जन आपको समरी के में बहुत जल्द मिल जाएगा। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, अच्छा नहीं लगा हो तो डिसलाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।